देवी इश्क और इंतकाम संजोग से बनी संगिनी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 8। अब तक आपने पढ़ा। आखिरकार कावेरी के पिता ने अपनी चाल चल ही दी, जिसे सुनकर हैरान हो चुका है दक्ष और उसका पूरा परिवार। आइए देखते हैं आखिर क्या चल रहा है कावेरी के पिता के दिमाग में और क्या रिएक्शन होता है दक्ष और उसके परिवार का। चलिए जानते हैं अब आगे। कावेरी के पिता की बात सुनकर सब हैरान थे, इसलिए दक्ष के पिता उनकी ओर देख कर बोले। दक्ष के पिता बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? आपकी बेटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी तो मेरे बेटे के सीईओ बनने से क्या फ़ायदा? तभी कावेरी के पिता बोले, हाँ फिर भाई साहब, जब दामाद को कुछ दे रहा हूँ तो बेटी को भी तो बहुत कुछ दूंगा ना। आप अपने बेटे को सीईओ बनना देखना चाहते थे और मैं अपनी बेटी को अपनी कंपनी की मालकिन बनते हुए देखना चाहता था। तो कंपनी तो मेरी बेटी की ही रहेगी, भले ही उसका पति सीईओ है। मैं बिज़नेस में कच्ची गोटियाँ नहीं खेलता हूँ। चलिए अब आप सब लोग आराम करिए, थोड़ी देर में रिसेप्शन की तैयारी होने वाली है, हमें अनाउंसमेंट भी तो करनी है। तभी दक्ष के पिता बोले, ठीक है भाई साहब, अगर आपकी यही मर्ज़ी है तो यही सही। हमने तो सोचा था कावेरी को हम अपनी बेटी बना कर रखेंगे, क्या ही ज़रूरत है उसे बाहर काम करने की। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, पर आपकी मर्ज़ी यही है तो यही सही। तभी कावेरी के पिता बोले, जी भाई साहब, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े, फिर चाहे सामने उसका पति ही क्यों ना हो। मैंने जो कुछ भी कमाया है वो सब कुछ मेरी बेटी का है और कावेरी मेरी इकलौती बेटी है। आप अपने बेटे को सीईओ बनता देखना चाहते थे, वो मैंने बना दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सारी संपत्ति मैं आपके बेटे पर लुटा दूंगा। मेरी सारी संपत्ति की मालकिन, इकलौती मालकिन सिर्फ मेरी बेटी ही है और मेरी बेटी अपना अच्छा और बुरा समझ सकती है। आपके पास भी तो कितनी सारी जायदाद हैं, अपनी ज़मीनें हैं, तो सब वो आपकी बेटी की ही तो हुई ना। तभी दक्ष के पिता फिर बोले, हाँ हाँ भाई साहब, वैसे हमें कोई मोह नहीं है ज़मीन जायदाद का, बस आपने लोन माफ़ कर दिया, मेरे बेटे को सीईओ बना दिया, वही बहुत है। बाकी मेरे बेटे में काबिलियत होगी तो वो 10 कंपनी और खड़ी कर लेगा। तभी कावेरी के पिता बोले, यही बात तो मैं जानता हूँ कि आपके बेटे में अगर काबिलियत होगी तो वो मेरी कंपनी से भी बड़ी कंपनी खड़ी करके दिखाएगा। क्या पिता के पैसों पर ऐश करना या ससुर के पैसों पर ऐश करना? काबिलियत तो तब देखी जाती है जब खुद के दम पर कुछ किया जाए। चलिए भाई साहब, हम बाहर चलते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। ये सब बात करके सभी बड़े कमरे से बाहर चले गए। कमरे में इस समय कावेरी और दक्ष थे। तभी दक्ष कावेरी की ओर देख कर बोला, दक्ष बोला, ये अच्छा गेम प्लान किया तुम्हारे बाप ने। तभी कावेरी बोली, क्योंकि मेरे पापा दूर का सोचते हैं ना, उन्हें पता है नीच और लालची किस्म के लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। तभी दक्ष बोला, तुमने मुझे नीच कहा? तभी कावेरी बोली, बोलना तो तुम्हें लालची चाह रही थी, लेकिन लालची शब्द बहुत छोटा हो जाता तुम पर यूज़ करने के लिए, इसलिए नीच ही बोला। तभी दक्ष फिर बोला, कावेरी मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कावेरी बोली, आवाज़ नीची करके बात कर, पति है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस भी टोन में बात करेगा सह लूँगी, मैं दांत तोड़ दूँगी तेरे, समझा? तू सीईओ बनना चाहता था, तुझे बना दिया कंपनी के, सारे राइट्स तेरे पास हैं, पर तब तक जब तक तू कंपनी सही तरीके से चलाएगा। जिस दिन मुझे पता चला कि तूने कंपनी में कोई गड़बड़ घोटाला किया हुआ है या कुछ फ्रॉड किया है, उससे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? उसी दिन तू मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर वाला रूप देखेगा। बाकी सब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मेरे पापा मेरे लिए हैं वैसे ही तेरे लिए भी तेरे पापा हैं। तमीज़ के साथ रहेगा तो तमीज़ के साथ हर चीज़ मिलेगी, इज्जत भी, पैसा भी, प्रॉपर्टी भी। पर जहाँ तू बेवफा हुआ तो मुझे औकात दिखानी आती है। देखो डार्लिंग, प्यार मोहब्बत एक जगह, लेकिन मेरे बाप की खून पसीने की कमाई एक जगह, इतना याद रखना। और जब मेरे पापा ने तुम्हें कंपनी सौंपी है तो उस कंपनी को एक ऐसी बुलंदियों पर लेकर जाओ जिसकी वह उम्मीद तुमसे कर रहे हैं। इधर उधर दिमाग मत लगाओ अपना, और इधर उधर से मेरा क्या मतलब है, समझ तो तुम गए ही होंगे। तभी दक्ष बोला, ठीक है, क्या तुम भी अपना मूड ख़राब कर रही हो ये सब सोचकर? कावेरी बोली, मैं अपना मूड ख़राब नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, सलाह भी नहीं है ये। वैसे तो आज हमारी शादी हुई है, अब मैं इन फालतू टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। ये बताओ कि तुमने मेरे लिए हमारी फ़र्स्ट नाइट पर क्या गिफ्ट प्लान किया हुआ है? तभी दक्ष बोला, जब फर्स्ट नाइट होगी तब बताऊंगा कि क्या गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तभी कावेरी बोली, ठीक है। तभी दक्ष बोला, पर गिफ्ट एक तरफ से थोड़ी ना होता है, दोनों तरफ से होता है। तुम बताओ, तुमने मेरे लिए क्या गिफ्ट प्लान किया है और क्या गिफ्ट लेकर आने वाली हो? तभी कावेरी बोली, मैं भी गिफ्ट क्या रात को ही बताऊंगी, चलो थोड़ा आराम कर लो, शाम को रिसेप्शन पार्टी है, काफ़ी तैयारी करनी है और मुझे ना फ्रेश दिखना है। शाम को पापा अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि तुम्हें सीईओ बनाया जाएगा। कावेरी अपने पिता और बाकी सबके चले जाने के बाद दक्ष को समझा रही थी कि दक्ष को तो खुश होना चाहिए, उसके पिता शाम को एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिससे दक्ष का रुतबा और बढ़ जाएगा। वहीं दक्ष इस बात से खुश नहीं था और जब कावेरी ने उसे ये कहा तो दक्ष उसकी तरफ देख कर बोला, दक्ष बोला, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा सिर्फ यही अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं कि
मैं CEO बनने वाला हूँ, बल्कि वो ये अनाउंसमेंट भी करेंगे कि तुम्हें वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं। इससे लोगों में मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? सब तो यही समझेंगे कि तुम्हारे पापा को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तभी तो वो तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं। तभी कावेरी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पापा बिजनेस से रिलेटेड जो काम करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं, और इसके पीछे भी उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा और अनाउंसमेंट की है, तो उसकी चिंता तुम मत करो, ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगी। तुम मेरे पति हो और मेरे पति की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह थोड़ा आराम कर लो। इतना कहकर कावेरी वहाँ से चेंज करने के लिए दूसरी तरफ चली गई और दक्ष अब कमरे में अकेला रह गया। खैर अभी उसके दिमाग में कोई भी थॉट्स नहीं चल रहे थे, इसलिए उसने आराम करना ही ठीक समझा। तो वहीं दूसरी तरफ व्योम अपने कमरे में अपने फ़ोन पर लगा हुआ किसी से बेहद ज़रूरी बात कर रहा था। दूसरी ओर से बातें सुनकर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह खुशी से बोला। व्योम बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब यहाँ पहुँच गए हैं। मैं किसी को भेजता हूँ आपको लेने के लिए। तो दूसरी ओर से जो भी इंसान था वो व्योम से बड़े ही प्यार से बात कर रहा था। खैर कॉल कट हो जाने के बाद व्योम ने अपने फ़ोन को साइड में रखा कि तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर समृद्धि दरवाज़ा लॉक करके खड़ी थी। व्योम ने समृद्धि को देखा और बोला। व्योम बोला, तुम यहाँ? अगर किसी ने देख लिया तो? समृद्धि धीरे धीरे कदमों से उसके पास आई और बोली। समृद्धि बोली, किसी ने नहीं देखा, और कोई देख भी देगा तो कह दूंगी कि व्योम सिंह राठौर मेरा। इतना कहकर समृद्धि चुप हो गई। तो वहीं व्योम उसकी चुप्पी को देखकर उसकी तरफ देख फिर बोला। व्योम बोला कि मैं क्या तुम्हारा? आगे बोलो। समृद्धि बोली, यही कि व्योम सिंह राठौर मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी व्योम बोला, गलत, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना? समृद्धि बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। तभी व्योम बोला, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ स्वीट हार्ट। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या होता है? होने वाला पति बोलो। यह सुनकर समृद्धि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों को व्योम के होठों से जा लगाया। एक दूसरे को काफ़ी देर तक चूमने के बाद समृद्धि व्योम की तरफ देखकर फिर बोली। समृद्धि बोली, आज तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो, क्या बात है? तभी व्योम बोला, तो मैं किसी से मिलवाने वाला हूँ। समृद्धि बोली, किससे और कब मिलवाओगे? तभी व्योम बोला, जल्दी मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए तो तुम आराम करो, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है ना? समृद्धि व्योम के पास आई और फिर उसे गले लगाते हुए उसकी तरफ देख कर बोली। समृद्धि बोली, नहीं, मुझे कहीं आराम नहीं करना, मुझे तुम्हारे पास रहना है। तभी व्योम बोला, स्वीट हार्ट क्या हुआ, कमरे में जाने का मन नहीं है? समृद्धि बोली, बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं जाना कमरे में, वो भी अकेले अकेले तो बिल्कुल नहीं। तभी व्योम बोला, तो क्या चाहती हो तुम, कि मैं शादी से पहले ही शुरू हो जाऊं? तभी समृद्धि बोली, बिल्कुल नहीं, किसने कहा कि मैं ये चाहती हूँ? व्योम बोला, चाहती तो तुम यही हो, बस मान नहीं रही हो। तभी समृद्धि बोली, बस बस, तुम्हारा दिमाग भी ना इधर उधर ही चलता रहता है। इतना कहकर समृद्धि वहाँ से जाने को हुई कि तभी व्योम उसे रोकते हुए बोला। व्योम बोला, आई लव यू स्वीट हार्ट। तो वही समृद्धि व्योम की तरफ देख कर बोली, आई लव यू टू व्योम। इतना कहकर समृद्धि वहाँ से चुपचाप चली गई। वहीं समृद्धि के जाने के बाद व्योम सोचने लगा कि वो रात को किस तरीके से अनाउंसमेंट करने वाला है। देखते ही देखते रात होने वाली थी। रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। रिसेप्शन पार्टी में काफ़ी सारे मेहमान आने वाले थे। जिन लोगों को शादी में इनविटेशन नहीं मिला था उन लोगों को रिसेप्शन पार्टी का इनविटेशन मिला था। इनमें से कई जाने माने बिजनेसमैन थे, कई दूर दूर के रिश्तेदार, कई इन्फ्लुएंसर और कई लोग इस रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने वाले थे। उसके बाद जब सभी लोग वहाँ पहुँच गए तो थोड़ी ही देर में दुल्हा और दुल्हन की एंट्री हुई। कावेरी और दक्ष एंट्रेंस से चलते चलते स्टेज की तरफ आ रहे थे। कावेरी ने एक बहुत प्यारा गाउन पहना हुआ था और दक्ष ने खुद को बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ था। कोट पैंट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। कावेरी दक्ष के हाथों में हाथ डालकर धीरे धीरे आ रही थी। दोनों को देखकर सभी मेहमानों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई। वहीं होस्ट ने दोनों को बहुत ही भव्य तरीके से वेलकम किया। उन दोनों के आ जाने के बाद होस्ट से माइक लेकर कावेरी के पिता ने सभी की तरफ देखते हुए कहा। कावेरी के पिता बोले, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी को यहाँ देखकर, और मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी इकलौती बेटी की शादी पोद्दार खानदान के इकलौते बेटे दक्ष पोद्दार से हो गई है। और ये पार्टी इन दोनों की शादी की सेलिब्रेशन की रिसेप्शन पार्टी है, और इस पार्टी में गिफ्ट देना तो बनता है। यहाँ हर कोई बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट लेकर आया हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है जो गिफ्ट मैं आज अपनी बेटी और अपने दामाद को देने वाला हूँ वो गिफ्ट सुनकर तो आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। उसके बाद मेहमानों ने जैसे ही कावेरी के पिता के अनाउंसमेंट को सुना तो सब हैरान थे। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग थोड़ा मायूस भी। कावेरी के पिता सभी की तरफ देखकर एक बार फिर बोले। कावेरी के पिता बोले,
एवरीवन, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी सबसे कीमती है और उसके द्वारा चुना गया लाइफ पार्टनर मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरी बेटी के लिए। इसलिए आज से मेरी बेटी कावेरी मेरी कंपनी KR कंस्ट्रक्शन कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर होगी और मेरा दामाद मेरी कंपनी का CEO। मैं अपनी कंपनी अपनी बेटी के नाम करता हूँ। वैसे तो पोद्दार फैमिली की काफ़ी कंपनी उनके इकलौते बेटे दक्ष पोद्दार के नाम पर है, पर ये कंपनी मैंने अपनी बेटी के नाम पे की हुई है। सिर्फ यही कंपनी नहीं बल्कि मेरी जितनी भी ज़मीन जायदाद है वो सब मेरी बेटी के नाम पर है और यह कंपनी की बागडोर मैं अपने दामाद दक्ष पोद्दार के नाम करता हूँ। जैसे ही कावेरी के पिता ने अनाउंसमेंट करी तो सब हैरान थे, लेकिन जब तालियों की आवाज़ सुनाई दी तो सब लोगों ने ज़ोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। वहीं लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन इतनी दबी जुबान में कि किसी को समझ में या सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर कोई बातें तो उठा रहा था। इसी बीच ये बातें भी शुरू हो गई कि पोद्दार फैमिली ने रंधावा फैमिली से करोड़ों का लोन लिया था, इसलिए उस लोन को चुकाने के लिए ये शादी हो रही है, लेकिन कोई खुलकर इस बारे में बात नहीं कर रहा था। वहीं जब आद्रिजा ने ये सुना तो वो समझ गई कि आखिर दक्ष ये शादी क्यों करना चाहता था, क्यों वो एक साथ दो नाव में सवार होना चाहता था। आद्रिजा के दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं सचमुच दक्ष उससे प्यार तो नहीं करता, लेकिन जो बातें रुद्राक्ष ने आद्रिजा को बताई थी वो तो बिल्कुल ही अलग थी। पर आद्रिजा ने इन सब बातों को अपने दिमाग पर अब हावी नहीं होने दिया था। सभी लोग स्पेशल गिफ्ट दुल्हा और दुल्हन के लिए लेकर आए थे कि तभी वहाँ कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हुई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। मिस्टर रंधावा दौड़ते हुए उस इंसान के पास आए और बड़े ही गर्मजोशी के साथ उस इंसान का स्वागत करते हुए उनसे बोले। मिस्टर रंधावा बोले, ओ माय गॉड मिस्टर राठौर, आप यहाँ? मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए हैं। वैसे आपकी बेटी और बेटे दोनों ही शादी में आए थे, पर मुझे आपको देखकर बेहद खुशी हुई है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए हुए हैं। तो वहीं तभी दरवाजे पर वहाँ कोई और भी था जो मुस्कुराते हुए मिस्टर रंधावा की ओर देख रहा था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि रुद्राक्ष था, जो कि राठौर परिवार के साथ साथ एक और परिवार को लेकर आया था। तभी शिवांग सिंह राठौर मिस्टर रंधावा की तरफ देखते हुए बोले। शिवांग बोला, मिस्टर रंधावा, मैं अपनी फैमिली के साथ अकेले नहीं आया हूँ, बल्कि अपने साथ एक और फैमिली को लेकर आया हूँ। मिस्टर रंधावा आश्चर्यचकित हो चुके थे। वह आश्चर्यचकित होते हुए बोले, एक और फैमिली? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर राठौर। तभी शिवांग बोला, इन्हें तो आप जानते ही होंगे ना। इतना कहकर शिवांग ने अपने बगल में खड़े रुद्राक्ष को इंट्रोड्यूस करवाया तो मिस्टर रंधावा मुस्कुराते हुए बोले। मिस्टर रंधावा बोले, ऑफ कोर्स मिस्टर राठौर, इन्हें कौन नहीं जानता। खुराना इंडस्ट्री के मालिक हैं ये। सिर्फ खुराना इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनी इनके अंडर है और खुराना फैमिली को तो राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। आपके बाद एक इन्हीं की कंपनी तो है जिसने पूरे इंडिया में राज किया हुआ है। इन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर आप इनकी फैमिली को लेकर आए, मैं कुछ समझा नहीं। तभी शिवांग बोला, चलिए आपको सब समझाता हूँ। इतना कहकर शिवांग अपने पूरे परिवार के साथ मिस्टर रंधावा के साथ आगे बढ़ रहा था। इस समय शिवांग सिंह राठौर उसके बगल में खड़ी रूहिका सिंह राठौर का ऑरा अपने आप में ही शाही राजसी लग रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हुकुम सा और हुक्मरानी सा की परछाई चलकर आ रही हो। उन दोनों को देखकर दूर खड़े हुए व्योम ऐसे देखने लगे मानो वो दोनों काशी और रुद्र हों। वो दोनों बिल्कुल रुद्र और काशी जैसे ही लग रहे थे, और लगे भी क्यों ना, आखिर दोनों एक दूसरे की परछाई ही तो थे। जैसी काशी वैसी रूहिका और जैसा रुद्र वैसा शिवांग। खैर व्योम जल्दी से उनके पास पहुंचा और उसने शिवांग को गले लगा लिया। वहीं आद्रिजा ने भी जैसे ही अपने परिवार को देखा तो भी दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा के पास आ गई। उसने झट से अपने पापा को गले लगाया तो शिवांग भी बड़े ही प्यार से अपनी लाडली गुड़िया को गले लगाने लगा। सभी लोग शिवांग को देख रहे थे। इससे पहले शिवांग ने कभी भी अपनी फैमिली को इतना सोशल नहीं किया हुआ था। वही शिवांग की फैमिली कभी भी सोशल इवेंट में नहीं जाती थी, लेकिन आज पहली बार था शिवांग अपनी फैमिली के साथ सोशल इवेंट में आया हुआ था। सभी लोगों के लिए ये हैरानी भरी बात थी। व्योम और आद्रिजा शिवांग और रूहिका से मिलने के बाद दोनों ही रुद्राक्ष की फैमिली से मिले। आद्रिजा ने रुद्राक्ष की दादी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया तो रुद्राक्ष की दादी मुस्कुराते हुए आद्रिजा को ढेर सारे आशीर्वाद देने लगी और बहुत सारा प्यार करने लगी। रुद्राक्ष की दादी को तो आद्रिजा इतनी पसंद आ गई थी मानो वो उनकी दूसरी पोती हो। वहीं श्रीजा भी आद्रिजा से मिलकर बहुत खुश थी। रुद्राक्ष अपनी बहन के साथ खड़ा अपनी दादी और आद्रिजा को ही देख रहा था कि तभी रुद्राक्ष की बहन बोली। श्रीजा आद्रिजा से बोली, हमसे नहीं मिलेंगे आप, और सारा प्यार दादी के लिए?
तभी आद्रिजा मुस्कुराते हुए बोली, आपसे क्यों नहीं मिलेंगे हम? अरे आपके बारे में तो बहुत सारी बातें सुनी है हमने आपके भाई से। आ जाइए, जल्दी से गले मिल लीजिए हमारे। इतना सुनते ही रुद्राक्ष की बहन श्रीजा ने जल्दी से आद्रिजा को गले लगा लिया। शिवांग और रूहिका मिस्टर रंधावा के साथ स्टेज पर गए। उन्होंने कावेरी और दक्ष दोनों को ही बधाई दी। वहीं दक्ष तो ये सब देखकर सदमे में जा चुका था। कहाँ वो तो कुछ और ही सोच रहा था, कहाँ ये सब कुछ अलग सा होने वाला था। दक्ष कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ ऐसी बातें हुई जो उसकी कल्पना से भी परे थी। सिर्फ दक्ष ही नहीं बल्कि अभय भी। वो तो इन सब बातों से हैरान था कि आखिर रुद्राक्ष ने श्रीजा और दादी जी को क्यों बुलाया। उसने तुरंत अपने घर पर अपनी माँ को फ़ोन किया तो नीता जी ने उसे बताया कि आज सुबह ही श्रीजा और दादी जी कहीं किसी काम के लिए घर से चली गई हैं, पर क्या काम था इसके बारे में उन्होंने ना ही जयदीप को कुछ बताया और ना ही उन्हें कुछ। वहीं अब अभय ने नीता जी को ये बताया कि वो यहाँ शादी में आई हुई हैं, तो ये सुनकर तो वो हैरान हो गई। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो लोग यहाँ क्यों गए हैं, इसलिए वो लोग भी वहाँ पहुँचना चाहते थे, लेकिन अभय ने उन्हें वहाँ आने से मना कर दिया। पर नीता जी तो नीता जी हैं। वो बिना अभय की पूरी बात सुने ही घर से अपने पति के साथ निकल गई मुंबई से गोवा के लिए। खैर वो वहाँ समय पर पहुँच पाएंगे या नहीं ये तो सिर्फ समय जानता था, लेकिन नीता जी अपने पति जयदीप और अपनी बेटी रिया के साथ जब रिसेप्शन वेन्यू पर पहुँच पाती तब तक क्या पता वो अनाउंसमेंट हो जाएगी जिसकी हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। खैर वहीं रिसेप्शन पार्टी में अभय भी अपनी दादी के पास आया, लेकिन रुद्राक्ष की दादी ने अभय को ज़्यादा भाव नहीं दिए। हालांकि अभय ने भी दादी के पैर छुए, पर दादी ने सिर्फ दिखावे के लिए उसे आशीर्वाद दिया। वो वैसे भी अभय से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से यहाँ पर चुप रही, नहीं तो घर में तो वो ना ही जयदीप से बात करती और ना ही उसके दूसरे परिवार से। दादी जी को सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष और श्रीजा से ही मतलब था। खैर अभय ने श्रीजा से बात करनी चाहिए, लेकिन श्रीजा ने अभय की ओर देखकर साफ इग्नोर कर दिया। वो सीधे आद्रिजा को लेकर आगे बढ़ गई। वहीं अभय अब इस बात से खार खाए हुए बैठा था कि खुराना फैमिली का वारिस होते हुए भी उसे वो इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता जो रुद्राक्ष को मिलता है। यही फ़र्क होता है जायज़ और नाजायज़ में। ये बात उसे समय समय पर बता दी जाती थी। खैर दक्ष यही सोच रहा था कि आखिर शिवांग सिंह राठौर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ क्या कर रहा है, और सिर्फ शिवांग सिंह राठौर ही नहीं बल्कि रुद्राक्ष खुराना के परिवार वाले भी यहाँ आए हुए हैं। वो उसको समझ पाता उससे पहले ही मिस्टर रंधावा शिवांग की तरफ देखते हुए बोले। मिस्टर रंधावा बोले, मिस्टर राठौर हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तभी शिवांग बोला, मुझे तो यहाँ आना ही था, और वैसे भी माफ़ करिएगा मिस्टर रंधावा, पर यहाँ पर आने के पीछे ना मेरा थोड़ा निजी स्वार्थ भी था। तभी मिस्टर रंधावा बोले, निजी स्वार्थ? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर राठौर। तभी शिवांग बोला, क्या आप मुझे माइक देंगे? फिर सबको ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तभी मिस्टर रंधावा बोले, ऑफ कोर्स मिस्टर राठौर, ये भी कोई कहने की बात हुई। ये लीजिए माइक लीजिए। मिस्टर रंधावा के हाथों से माइक लेते ही शिवांग ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसे सुनकर अच्छों के तोते उड़ गए। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शिवांग ये अनाउंसमेंट करेगा। वहीं इस बात से बहुत से लोगों के होश उड़ गए तो बहुत से लोगों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मिस्टर रंधावा ने माइक शिवांग को दे दिया। शिवांग ने माइक को अपने हाथों में लिया और फिर सभी की तरफ देखते हुए कहा। शिवांग बोला, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे तो आप सब लोग जानते ही होंगे और मेरी फैमिली को भी। बिजनेस मीटिंग में और बिजनेस पार्टी में हम अक्सर मिला करते हैं। मेरे बड़े बेटे व्योम सिंह राठौर और मेरे छोटे बेटे वेदांत सिंह राठौर को भी आप सब लोग बखूबी जानते हैं। फिलहाल वेदांत यहाँ नहीं है क्योंकि वो अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में होने के कारण यहाँ पर नहीं आ पाया, और मेरा सबसे छोटा बेटा वो भी इस समय यहाँ नहीं है। लेकिन मैं जो अनाउंसमेंट आज करने वाला हूँ उसके बाद मेरे दोनों बच्चे चाहे किसी भी इमरजेंसी में क्यों ना फंसे हों, घर ज़रूर आएंगे, और सिर्फ आएंगे ही नहीं बल्कि मेरी अनाउंसमेंट के बाद होने वाले फंक्शन में 4 चांद भी लगा देंगे। भी बिजनेस वर्ल्ड के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर देसाई बोले। मिस्टर राठौर अब सस्पेंस मत बनाइए, बताइए तो सही आखिर ऐसी क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं आप। तभी शिवांग बोला, तो दिल थाम कर बैठिए आप सभी लोग। मैं शिवांग सिंह राठौर खुराना परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं अपनी इकलौती बेटी आद्रिजा रुद्र काशी सिंह राठौर का रिश्ता खुराना परिवार के इकलौते वारिस रुद्राक्ष सिंह खुराना के साथ करने जा रहा हूँ। खुराना इंडस्ट्री को तो आप सब जानते होंगे, साथ ही में इनकी सियासत के बारे में भी आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा। खैर सियासती राजपाट तो राजस्थान तक ही सीमित है, लेकिन बिजनेस तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए आज 2 बिजनेस परिवार आपस में जुड़कर एक नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं। मैं अपनी बेटी आद्रिजा की सगाई आज और आप सभी के सामने खुराना परिवार के बेटे रुद्राक्ष खुराना के साथ करने वाला हूँ। देखिए मुझे पता है ये फंक्शन मिस्टर रंधावा की इकलौती बेटी की शादी का फंक्शन है, पर ये सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ, इसलिए हमने आज ही ये सगाई करने का फैसला किया है।
आदिजा बेटा इधर आओ, रुद्राक्ष बेटा तुम भी यहाँ आओ। इतना कहकर शिवांग ने आदिजा और रुद्राक्ष दोनों को ही अपने पास बुलाया। आदिजा तो अपने पिता की इस बात को सुनकर बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके तोते उड़ चुके थे। वो होश में तब आई जब श्रीजा ने उसे प्यार से गले लगाते हुए बड़ी ही खुशी के साथ बधाई दी। आदिजा को उसने स्टेज की तरफ भेजा। आदिजा जब स्टेज पर पहुंची तो शिवांग ने उसे गले लगा लिया और उसकी तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, दोस्तों, आदिजा मेरे बड़े भाई और राजस्थान के हुकुमसार रुद्र सिंह राठौर की बेटी है, लेकिन पूरी दुनिया आदिजा को शिवांग सिंह राठौर की बेटी के नाम से जानती है। और आज मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि उसकी सगाई का दिन आ गया है। मुझे पता है कि मैंने आज तक आदिजा के लिए जितने भी फैसले लिए हैं, आदिजा ने हमेशा उन पर हामी भरी है। आदिजा को पता है कि उसके पापा उसके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। आदिजा मेरे चारों बच्चों में सबसे लाडली है। एक पल के लिए मैं अपने बाकी के 3 बच्चों की कोई भी मांग को मानने से इनकार कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बिटिया की मांग को मानने से मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। इसके लिए तो मुझे कई बार रूहिका की डांट भी खानी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। इतना कहकर शिवांग हंसा तो सभी लोग खिलखिला कर हंसने लगे। खैर, यूं ही हंसी मजाक के बीच में रूहिका शिवांग के पास आई। उसने एक अंगूठी का बॉक्स अपने पास से निकाला तो वहीं रुद्राक्ष की दादी जी भी वहाँ पर आई। उन्होंने एक अंगूठी का बॉक्स निकाल कर रुद्राक्ष को दिया। आदिजा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके हाथों में अंगूठी दे दी गई। रूहिका ने आदिजा को अंगूठी रुद्राक्ष को पहनाने के लिए कहा तो आदिजा ने कुछ सोचते हुए एक नज़र रुद्राक्ष की ओर डाली। आदिजा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी निगाहें इस स्टेज की दूसरी तरफ खड़े कावेरी और दक्ष की ओर गई। दक्ष को देखकर आदिजा को वही पुरानी बातें याद आ गई। उसने अपना सर झटका और खुशी से मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की उंगली में अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनाते ही सभी लोगों ने जोर से तालियां बजाई। आदिजा की रुद्राक्ष को अंगूठी पहनाने के बाद रुद्राक्ष ने भी जल्दी से आदिजा को अंगूठी पहना दी और यूं ही सगाई का कार्यक्रम हो गया। सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं शिवांग ने मिस्टर रंधावा से इस बात की माफ़ी भी मांगी कि उन्हें ये सगाई इस तरीके से करनी पड़ी, वो भी उनकी बेटी के फंक्शन में। लेकिन मिस्टर रंधावा इस बात से खुश थे कि मिस्टर राठौर ने ये सगाई उनके फंक्शन में करके उनकी अच्छी खासी पब्लिसिटी कर दी, इसलिए वो इस बात से गुस्सा नहीं थे। लेकिन कावेरी इस बात से थोड़ा गुस्सा थी कि उसकी लाइमलाइट आदिजा ने एक बार फिर छीन ली। लेकिन जब उसने दक्ष का चेहरा देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कावेरी को अभी भी यही लग रहा था कि आदिजा दक्ष से प्यार करती है, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी सगाई किसी और लड़के के साथ कर दी। अब तो आदिजा और दक्ष का एक हो पाना नामुमकिन है। वहीं उसे दक्ष को देखकर इस बात की खुशी हो रही थी कि वो किसी भी तरीके से आदिजा को पाना चाहता था, लेकिन अब आदिजा की सगाई हो चुकी है और अब दक्ष आदिजा को कभी भी नहीं पा सकता है। सगाई हो जाने के बाद सब लोग बहुत खुश थे। वहीं जब आदिजा और रुद्राक्ष स्टेज से नीचे उतरे तो सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया। सभी ने उन दोनों को बधाइयाँ दी। वहीं आदिजा के दोस्त तो उसे छेड़ रहे थे। तभी एक लड़की बोली, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों का ना ज़रूर कुछ तो चल रहा है और तुम दोनों इतने छुपे रुस्तम हो कि किसी को कुछ नहीं बताया और सीधे सगाई कर ली। वाह आदिजा, ये क्या बात हुई? ना कोई पार्टी दी, ना ही कोई सेलिब्रेशन हुआ। तभी रुद्राक्ष बोला, कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन होगा साली साहिबा, बस एक बार शादी हो जाए। इतना सुनते ही यामिनी नाम की लड़की बोली, किसकी शादी? कावेरी की या फिर आप लोगों की? तभी रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, ऑफ कोर्स हमारी शादी। यहाँ वाली शादी के सारे फंक्शन हो जाए उसके बाद आप सभी को ग्रैंड पार्टी मिलेगी मेरी तरफ से। इतना सुनते ही आदिजा के सभी दोस्त ज़ोर ज़ोर से हुटिंग करने लगे। वहीं आदिजा इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। खैर, उसने एक नकली मुस्कान के साथ सभी को धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। वहीं अभय ने भी जब ये सब देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। अभय धीरे से अपनी दादी के पास आया और बोला, अभय बोला, ये सब क्या है दादी? रुद्राक्ष की शादी, वो भी आदिजा के साथ? आप जानती भी हैं ये क्या कर रही हैं आप? तभी रुद्राक्ष की दादी बोली, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं अभय बेटा कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? क्या तुम खुश नहीं हो इस सगाई से? तभी अभय बोला, मैं खुश हूँ दादी, लेकिन आपको तो हमेशा अपना बड़ा पोता ही नज़र आता है। मैं तो आपको कहीं से कहीं तक नज़र ही नहीं आता। आपके बेटे ने आपको धोखा दिया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इसका बदला मुझसे और मेरी बहन से निकाल रही हैं। तभी दादी जी बोली, कहने का क्या मतलब है अभय तुम्हारा? अभय बोला, कहने का मतलब बहुत सीधा साधा सा है। आपको आदिजा का रिश्ता रुद्राक्ष के लिए नजर आया पर मेरे लिए नहीं। यही कल राठौर परिवार के लड़के आपको श्रीजा के लिए नजर आएंगे, रिया के लिए नहीं। सच तो ये है कि सौतेलापन हम नहीं आप करती हैं हमारे साथ। तभी रुद्राक्ष की दादी धीरे से बोली, बेटा वो रिश्ता सामने से आया है, मैं नहीं गई थी उनके घर। शिवांग सिंह राठौर ने सामने से रुद्राक्ष का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मांगा है। अब तुम बताओ, जब सामने वाले की मांग ही रुद्राक्ष
हो तो मैं आदिजा का रिश्ता तुम्हारे साथ कैसे तय कर सकती हूँ? बेटा, शादी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है, बल्कि दो परिवारों की होती है, दो इंसानों की होती है। एक की मर्जी से काम नहीं चलता, और वैसे भी सालों पहले मैं एक की मर्जी से हुई शादी का अंजाम देख चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि दोबारा वो सब हो। इतना कहकर अभय की दादी ने अभय को चुप कर दिया। अभय ये सब सुनकर चुप हो चुका था, क्योंकि सालों पहले रुद्राक्ष की माँ के साथ भी यही हो चुका था। रुद्राक्ष के पिता जयदीप जी ने किसी को नहीं बताया था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, और शादी के बाद उन्होंने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ही अफेयर रखना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा निकला अभय। खैर, दादी जी ने इस बात को बाहर दोबारा नहीं निकाला, लेकिन अभय ने उनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अभय रुद्राक्ष के पास आया और बोला, अभय बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई सगाई के लिए। अब तो आद्रिजा जी आप हमारी हुई। तभी रुद्राक्ष बोला, हमारी नहीं, सिर्फ मेरी। तुम्हारी तो सिर्फ भाभी हुई, और भाभी माँ समान होती है, समझे? तभी अभय बोला, अरे कुछ ही घंटे तो तुमसे छोटा हूँ भाई, अब इतने में क्या देवर बना रहे हो तुम मुझे? और वैसे भी देवर भाभी का रिश्ता तो हंसी मजाक का होता है, क्यों आद्रिजा भाभी? इतना कहकर अभय ने आद्रिजा को गले लगाना चाहा तो आद्रिजा ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्ष ने अभय को रोकते हुए कहा। रुद्राक्ष बोला, अरे भाई, तू अपनी भाभी के क्या गले लग रहा है? मेरे गले लग, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। इतना कहकर रुद्राक्ष ने अभय को गले लगा लिया। अभय ने भी मन मार कर रुद्राक्ष को गले लगाया। तभी रुद्राक्ष अभय के कान में धीरे से बोला। रुद्राक्ष बोला, अपनी लिमिट क्रॉस करने की गलती भी मत करना। भाभी और देवर के बीच के रिश्ते में ना एक पतली सी रेखा होती है, उस रेखा को कभी क्रॉस करने की कोशिश की ना तो मैं बड़े भाई से बाप बनकर जूते और बेल्ट से मारने में देरी नहीं लगाऊंगा, समझे मेरे छोटे भाई? इतना कहकर रुद्राक्ष ने अभय को खुद से दूर कर दिया। वहीं अभय इस बात से खुंदस में आ चुका था, लेकिन सबके सामने गुस्सा दिखा नहीं सकता था। तभी श्रीजा आद्रिजा के पास आई और जोर से गले लगाते हुए बोली। श्रीजा बोली, वाओ, मैं तो कब से आपको अपनी भाभी बनाने के सपने देख रही थी। तभी आद्रिजा बोली, कब से? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, तुम मुझे कब से जानती हो? तभी श्रीजा बोली, मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। श्रीजा ने जब आद्रिजा से ये कहा कि वो उसे बहुत पहले से जानती है, तो ये सुनकर आद्रिजा हैरान थी। आद्रिजा श्रीजा की ओर सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। आद्रिजा बोली, तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो, पर मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तभी श्रीजा बोली, हाँ, आप मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने आपको एक कॉलेज इवेंट में देखा था। दरअसल आपका और मेरा दोनों का ही कॉलेज लंदन में था, लेकिन हम दोनों ही अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे। पर एक बिजनेस सेमिनार में आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आई थी, और मैं अपने कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैंने आपको पहली बार तभी देखा। शायद आपको याद ना हो, लेकिन मुझे आप बखूबी याद थी। मैंने आपकी वो स्पीच भी सुनी थी। सच में मुझे आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आई थी भाभी। मैंने तो उसी दिन भगवान से प्रार्थना कर ली थी कि काश आप जैसी लड़की मेरी भाभी होती, और देखो भगवान ने मेरी विश सुन भी ली। आप जैसी क्या, आपको ही मेरी भाभी बना दिया। मैं बहुत खुश हूँ भाई, थैंक यू सो मच इन्हें मेरी भाभी बनाने के लिए। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो इसका मतलब आद्रिजा को मेरे लिए मांगने का कोटा तुमने पहले से ही भगवान से पूरा करवा लिया था। तभी मैं कहूँ, इतनी स्वीट सी लड़की मुझे कैसे मिल गई? आद्रिजा ने जैसे ही ये सुना तो वो सुनकर मुस्कुरा उठी। वहीं पार्टी अपने चरम पर थी। सभी लोग कावेरी, दक्ष, रुद्राक्ष और आद्रिजा को बधाइयाँ दे रहे थे। नए नए बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में भी बातचीत चल रही थी कि तभी व्योम ने अच्छा मौका देखते ही समृद्धि को शिवांग और रूहिका से मिलवाया। रूहिका तो समृद्धि को देखकर बहुत खुश थी। इतनी प्यारी सी, इनोसेंट, मासूम सा चेहरा। रूहिका समृद्धि को देखकर व्योम की तरफ देखकर बोली। रूहिका बोली, अच्छा, तो हमारा बड़ा बेटा इतना छुपा रुस्तम है कि चुपके चुपके बहू भी ढूंढ ली और हमें बताया भी नहीं। देख लो शिवांग, मुझे तो लगता है कि बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊँगी, पर यहाँ तो मेरा पत्ता ही साफ हो गया। तभी शिवांग बोला, मुझे भी यही लगा था कि व्योम की शादी हम अपने स्टेटस के हिसाब से करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि व्योम ने लड़की पहले से ही ढूंढ रखी है। जैसे ही समृद्धि ने शिवांग और रूहिका की बात सुनी तो उसका चेहरा उतर गया। उसके यूँ बुझे हुए चेहरे को देखकर शिवांग हंसते हुए बोला। शिवांग बोला, देखो तो बेचारी बच्ची का चेहरा उतर गया है। अरे बेटा, हम मजाक कर रहे हैं, हम अपनी होने वाली बहू से मजाक भी नहीं कर सकते। तुम बहुत अच्छी हो। तभी रूहिका बोली, हाँ सचमुच बेटा, हम मजाक कर रहे हैं। अगर दिया लेकर भी ढूंढते ना तो तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाते हम व्योम के लिए। तभी समृद्धि बोली, क्या आपको सचमुच मैं पसंद हूँ? तभी रूहिका हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हारी जैसी प्यारी सी मासूम सी बच्ची को कोई मना कर सकता है भला? अब तो तुम अपने परिवार के बारे में बताओ, हम जल्द से जल्द शादी करवाना चाहेंगे तुम्हारी।
वैसे भी राठौर मेंशन में सालों से इस खुशी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे आदित्य और रुद्राक्ष की सगाई हुई वैसी नहीं होगी सगाई और शादी, दोनों ही धूमधाम से होगी। अरे कितने सारे रिश्तेदारों को बुलाना है, अभी तो व्योम के नाना नानी भी यहाँ नहीं हैं। हमारे कई रिश्तेदार बनारस में रहते हैं, कई लखनऊ में रहते हैं, कई रिश्तेदार आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। खुद व्योम के नाना नानी और व्योम का छोटा भाई आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। सबको आने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए शादी और सगाई बड़े ही धूमधाम से और अच्छे से समय को देखकर होगी। समृद्धि ने जैसे ही ये सुना तो वो शर्मा उठी। तभी व्योम बोला, क्या माँ आप भी ना देखो समृद्धि शर्मा रही है। तभी व्योम बोला, वाह बेटा, अभी तो ये बीवी बनी भी नहीं और अभी से इतनी केयर। ठीक है, लगे रहो लगे रहो। तभी रूहिका बोली, हाँ जीजा साहब भी तो दी के पीछे ऐसे ही लट्टू थे। तभी शिवांग बोला, तो आखिर बेटा किसका है। व्योम बोला, आपका और किसका। वैसे समृद्धि मम्मी और पापा दोनों ही मेरे लिए आइडल कपल हैं, बेस्ट कपल। पता है पापा ना मम्मी से थोड़ा सा डरते हैं। व्योम शिवांग और रूहिका के बारे में समृद्धि को बता रहा था, लेकिन व्योम ने बातों ही बातों में शिवांग के काफ़ी मज़े ले लिए। खैर ये हंसी ठिठोली के बीच व्योम की कई बातें सुनकर शिवांग की आंखें बड़ी हो गई और ये देखकर तो रूहिका की हंसी छूट गई। तभी रूहिका बोली, ये तो बिल्कुल सही कहा व्योम तुमने। तभी शिवांग बोला, क्या सही कहा, मैं नहीं डरता तुम्हारी माँ से। तभी रूहिका बोली, अच्छा तुम नहीं डरते मुझसे। शिवांग बोला, क्या स्वीटहार्ट, तुम भी ना इन बच्चों की बातों में आ गई। देखो इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, चलो उन सब से बात करते हैं। तभी रूहिका शिवांग की ओर देखते हुए बोली, रूहिका शिवांग से बोली, एक मिनट शिवांग, पहले मुझे समृद्धि को से कुछ पूछने तो दो। तभी शिवांग बोला, अब क्या पूछना है तुम्हें रूहिका। तभी रूहिका बोली, समृद्धि बेटा, हमने तुम्हारा पूरा नाम तो पूछा ही नहीं। अपना पूरा नाम तो बताओ कि तुम्हारी फैमिली क्या करती है, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, इसके बारे में तो बताओ। तभी समृद्धि बोली, आंटी मेरा नाम समृद्धि रा। जैसे ही समृद्धि ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर एक मेहमान शिवांग और रूहिका के पास आ गया और समृद्धि की बात बीच में ही कट गई। उस मेहमान ने शिवांग और रूहिका को अपने साथ ले जाते हुए मेहमानों के बीच में आने के लिए कहा। इस कारण शिवांग और रूहिका को वहाँ से जाना पड़ गया। लेकिन शिवांग जैसे ही रूहिका को दूसरी तरफ लेकर गया कि तभी रूहिका थोड़ा सा आगे क्या गई। शिवांग वापस से दौड़ते हुए उसके पास आया और बोला, शिवांग व्योम से बोला, तेरा तो कुछ नहीं होगा, पर तू ना मेरा तलाक ज़रूर करवा देगा, दुष्ट लड़का। तभी व्योम बोला, जाइए जाइए, पहले अपनी बीवी को मनाइए, कहीं ऐसा ना हो जाए डैड कि आपको दूसरी गाड़ी में आना पड़ रहा है। मॉम का पारा ना कभी भी ऊपर चढ़ सकता है। तभी शिवांग बोला, वेदांत के साथ ना कम कम रहा कर तू, उसी की संगति में रहकर उसी के जैसा दुष्ट बनता जा रहा है। कहाँ इतना सीधा साधा बच्चा था मेरा, और कहाँ इस वेदांत ने इतना चंट बना दिया है तुझे। शिवांग इतना बोलकर रूहिका के पास जा चुका था। वहीं व्योम अपने बगल में खड़ी समृद्धि की ओर देख कर बोला। व्योम बोला, बस ऐसा ही है मेरा परिवार। तभी समृद्धि बोली, सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी व्योम बोला, अभी तो तुम और लोगों से नहीं मिली हो, सबसे इंटरेस्टिंग इंसान है हमारे घर में वेदांत। जितना चुलबुला वो है ना, उतना चुलबुला हमारे घर में कोई नहीं है, पर हाँ डेंजरस भी बहुत है वो। तभी समृद्धि बोली, डेंजरस मतलब मैं समझी नहीं। तभी व्योम बोला, मतलब दिखने में बहुत नटखट है, चुलबुला सा है, पर जब सीरियस होने पर आए तो ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ा गुंडा हो। वैसे तो किसी भी लड़की को मुंह नहीं लगाता, पर अगर कोई लड़की ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश करे तो फिर वो लड़की का लिहाज भी नहीं करता है। इसलिए लड़कियां ना उससे दूर ही रहना पसंद करती हैं। प्लेबॉय वाली इमेज तो नहीं है, लेकिन लड़कियों के बीच में पॉपुलर बहुत है। वैसे तुम्हारी छोटी बहन है ना। समृद्धि बोली, हाँ है तो सही, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। व्योम बोला, पूछ नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि उसे दूर रखना वेदांत से। अगर उन दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई ना तो वो छोड़ेगा नहीं फिर उसे, जब तक वो अपना बदला पूरा ना कर ले। तभी समृद्धि बोली, तुम मुझे डरा रहे हो या अपने भाई का इंट्रोडक्शन दे रहे हो। व्योम बोला, सच बता रहा हूँ, और वैसे भी अब तुम हमारे परिवार में आने वाली हो तो तुम्हें हर एक इंसान के बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए डार्लिंग। तभी समृद्धि बोली, अभी इसमें टाइम है, सुना नहीं तुमने अंकल आंटी ने क्या कहा कि ये सारी बातें अब राजस्थान जाकर होंगी, तो अब बस तुम तब तक इंतज़ार करो। तभी व्योम बोला, किस चीज़ का। तो वहीं समृद्धि धीरे से व्योम के करीब आई और उसने उसके कान में धीरे से कहा। समृद्धि धीरे से बोली, सुहागरात का और किसका। व्योम ने जैसे ही ये सुना तो वह समृद्धि की तरफ देख कर बोला। व्योम बोला, बड़ी नोटी होती जा रही हो तुम, लगता है कल रात का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है तुम पर। तभी समृद्धि मुस्कुराते हुए बोली, असर तो बहुत पुराना है, लगभग 2 साल पुराना। हाँ जज्बात अभी उमड़ रहे हैं।
व्योम से बातें करके समृद्धि वहाँ से चली गई और सीधे आद्रिजा के पास आई। वहाँ जाकर उसने उसे बधाइयाँ दी और जब आद्रिजा ने समृद्धि के बारे में सुना तो वो बहुत खुश थी। आखिर उसे उसकी पहली भाभी जो मिलने वाली थी। आद्रिजा के मुँह से भाभी सुनकर समृद्धि के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं श्रीजा समृद्धि के चेहरे को गुलाबी होता देख मुस्कुरा रही थी। तभी श्रीजा बोली, देखो तो समृद्धि भाभी कितना ब्लश कर रही हैं। वाह भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं ब्लश करते हुए। तभी समृद्धि मजाक में बोली, छेड़ लो मुझे श्रीजा, मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें उस दिन जिस दिन कोई हैंडसम सा मुंडा आकर हमारी प्यारी श्रीजा को अपनी दुल्हन बनाएगा। तभी श्रीजा बोली, ऐसे ही कोई भी थोड़ी ना दुल्हन बना कर ले जाएगा मुझे भाभी, मैं तो स्वयंवर रचाऊंगी अपना। तभी आद्रिजा बोली, अच्छा स्वयंवर। श्रीजा बोली, हाँ, या तो स्वयंवर या फिर जैसे वो सपनों में होता है ना कि लड़का और लड़की अचानक से एक दूसरे से टकराते हैं, पहली नज़र में दोनों को प्यार हो जाता है, उस तरीके का कुछ तो हो, मज़ा ही आ जाए। देखो मेरा तो फिक्स है, अगर मुझे चुनना पड़े और मुझे मेरे सपनों का राजकुमार नहीं मिला तब तो मैं स्वयंवर ही रचाऊंगी। बहुत सारे लड़कों को खड़ा करके उन सब में से जिसे देखकर मुझे प्यार हो जाए उसी से शादी कर लूँगी। ये सुनकर आद्रिजा और समृद्धि ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी आद्रिजा बोली, वाह, देखो तो क्या आइडिया निकाला है मैडम ने शादी करने का। पगली, प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है। तभी श्रीजा बोली, भाभी आपको कैसे प्यार हुआ भाई से। आद्रिजा ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे पर एकदम से चुप्पी आ गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष वहाँ पर आ गया। रुद्राक्ष बोला, किसने कहा इन्हें हमसे प्यार हुआ है। श्रीजा बोली, क्या मतलब, भाभी आपसे प्यार नहीं करती क्या भाई। रुद्राक्ष बोला, करती है, लेकिन पहले प्यार मुझे हुआ जब मैंने पहली बार इन्हें देखा, इनकी नीली आंखें देखी, तब मुझे आद्रिजा से प्यार हुआ। तभी श्रीजा बोली, और क्या हुआ भाई, बताओ ना। तभी रुद्राक्ष श्रीजा के सर पर हल्की सी चपत मारते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, क्या तू भी ये सब जानने को बैठी हुई है, शर्म नहीं आती अपनी भाभी को परेशान करते हुए। तभी श्रीजा बोली, वाह, अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अभी से भाभी की साइड लेने लग गए। अच्छा ठीक है, ये तो बता दो कि आप दोनों की पहली मुलाकात कब हुई और कैसे हुई। जैसे ही आद्रिजा ने अपनी और रुद्राक्ष की पहली मुलाकात के बारे में सोचा तो उसके दिमाग में वो टाइम याद आने लगा जब वो बाथरूम से गीले बालों में अपने कमरे में आई थी और रुद्राक्ष बड़े मज़े से उसके कमरे में अपना कमरा समझकर अंदर आकर खड़ा हो चुका था। उन दोनों की ये पहली मुलाकात बड़ी ही मजाकिया और अजीब सिचुएशन में हुई थी। खैर, उस मुलाकात को याद करके उन दोनों के चेहरे पर ही मुस्कान आ गई। वहीं समृद्धि और श्रीजा उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर हंसने लगे। तभी समृद्धि बोली, बस बस, हम समझ गए तुम दोनों की पहली मुलाकात कैसी रही होगी। तुम दोनों के चेहरे पर आई हंसी को देखकर ही हमें अंदाज़ा हो गया है। चलो श्रीजा, यहाँ से इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। तभी श्रीजा बोली, हाँ समृद्धि भाभी, चलिए। इतना कहकर उन दोनों को उन लोगों ने अकेला छोड़ दिया। वहीं आद्रिजा ने जब देखा कि इस समय उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं है और उन दोनों को कोई नहीं देख रहा, तो आद्रिजा ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक कमरे की तरफ आई। रुद्राक्ष कमरे में पहुँचा तो आद्रिजा ने झट से कमरे का लॉक लगा दिया। रुद्राक्ष आद्रिजा की ओर देख कर बोला, ये क्या कर रही हो तुम, देखो शादी से पहले ये सब ठीक नहीं होता। तभी आद्रिजा बोली, चुप करो तुम, ये सब कुछ ना तुम्हारा प्लान था ना, तुमने मुझे बताया नहीं और ये सब हमारे प्लान में नहीं था। तभी रुद्राक्ष बोला, ये सब कुछ प्लान था ही नहीं, ये तुम्हारे भाई ने किया हुआ है सब। आद्रिजा बोली, भाई ये सब क्यों करेंगे। रुद्राक्ष बोला, शायद मैं तुम्हारे भाई को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया हूँ इसलिए। तभी आद्रिजा बोली, नहीं रुद्राक्ष, ये सब ठीक नहीं है। रुद्राक्ष बोला, क्या ठीक नहीं है आद्रिजा, क्या तुम खुश नहीं हो इस सगाई से। आद्रिजा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। रुद्राक्ष बोला, तो अभी कौन कर रहा है शादी, जब तुम्हें ठीक लगे तब शादी कर लेंगे। आद्रिजा बोली, रुद्राक्ष तुम मेरे कहने का मतलब क्यों नहीं समझ रहे हो, मतलब मैं शादी शगाई कुछ नहीं करना चाहती अभी। जैसे ही आद्रिजा ने ये कहा तो रुद्राक्ष ने उसके कमर को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और धीरे से बोला। रुद्राक्ष बोला, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आद्रिजा बोली, नहीं, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। तभी रुद्राक्ष बोला, झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हारी आंखों में साफ झलकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे पता है कि तुम ये सब मानने से क्यों इनकार कर रही हो, तुम्हें ये लगता है कि तुम दक्ष से प्यार करती हो, है ना। तभी आद्रिजा बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दक्ष से प्यार नहीं करती। लेकिन रुद्राक्ष बोला, लेकिन क्या आद्रिजा। आद्रिजा बोली, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ ये सब। तुम जानते हो मैं बहुत देर से किसी पर भरोसा करती हूँ और मैं भरोसा होने के बाद उसे टूटता हुआ नहीं देख सकती खुद को। एग्जाम्पल तो तुम देख चुके हो ना, फिर भी तुमने शादी से इनकार क्यों नहीं किया। आद्रिजा नहीं चाहती थी ये सगाई हो, उसके लिए ये सब कुछ अनएक्सेप्टेड था, लेकिन यहाँ किसी और के सामने वो कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए मौका देखते ही वह रुद्राक्ष को एक कमरे में लेकर आई।
वहाँ उसने रुद्राक्ष से सवाल जवाब किए कि उसने इस सगाई को करने से इनकार क्यों नहीं किया। रुद्राक्ष उसकी तरफ देख कर बोला। रुद्राक्ष बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता इनकार करना। मैं प्यार करता हूँ तुमसे आदिजा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सिचुएशन टफ है। तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी और ये जो कुछ भी हुआ ये सब जल्दी जल्दी में हुआ। तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, पर समझो मैं प्यार करता हूँ तुमसे जान। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। आदिजा, प्यार करने वाले दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और जब मिल जाए ना तो उनको दोबारा पाने का चांसेस बहुत कम होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारे अलावा तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, कभी भी नहीं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया, हंसी मजाक की, वो बात अलग है। तुम्हारे साथ जो भी बातें की वैसी बातें मैंने कभी किसी और के साथ नहीं की, ना मैं करता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे बारे में पता लगवा सकती हो। रुद्राक्ष खुराना ऐसा लड़का नहीं है जो हर लड़की से बात करे। तुमसे बात करी क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी। पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया और ये प्यार ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी खूबियाँ देखने के बाद हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी अच्छाइयाँ और खामियाँ जानने के बाद मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूँगा। मुझे तुम्हारी खामियों से भी प्यार है और तुम्हारी अच्छाइयों से भी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता आदिजा। रुद्राक्ष के कन्फेशन को सुनकर आदिजा हैरान थी। उसे लग रहा था कि रुद्राक्ष बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन रुद्राक्ष उससे कितना प्यार करता है ये सब आदिजा के लिए तो अनएक्सेप्टेड था। रुद्राक्ष की कई बातों में साफ झलक रहा था। आदिजा ने नम आंखों से रुद्राक्ष को देखा और कहा। आदिजा बोली, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले रुद्राक्ष? रुद्राक्ष बोला, अब मिल गया हूं ना, और वैसे भी भगवान ने शायद मुझे पहले भेजा होता तो तुम शायद मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देती, और भगवान ने मुझे अभी भेजा है ताकि वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में आ सकूं, तुम्हें बुरे लोगों से बचा सकूं। आदिजा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी गलत चीज़ तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो जान। रुद्राक्ष ने बड़े प्यार से आदिजा से ये सब कहा तो आदिजा, जो कि रुद्राक्ष की इन बातों से बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी, वो रुद्राक्ष को गले लगा बैठी। रुद्राक्ष ने आदिजा के पहले कदम को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदिजा ने काफ़ी देर तक रुद्राक्ष को गले लगा कर रखा। वह रिलैक्स होने की कोशिश कर रही थी तो वहीं रुद्राक्ष उसके सर पर हाथ फेर कर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब आदिजा पूरी तरीके से शांत हुई तो उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोली। आदिजा बोली, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? रुद्राक्ष बोला, हाँ बिल्कुल। आदिजा बोली, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? रुद्राक्ष बोला, कभी भी नहीं। आदिजा बोली, मुझे डांटोगे भी नहीं और मेरी सारी जिद भी मानोगे? तभी रुद्राक्ष बोला, बिल्कुल, तुम्हारी सारी जिद मानूंगा और तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तभी आदिजा बोली, देखो अगर सौदा कर रहे हो ना तो मैं नहीं मानूंगी। तभी रुद्राक्ष बोला, अच्छा, और जो तुम अभी तक सौदेबाजी कर रही थी वो कुछ नहीं? तभी आदिजा बोली, ठीक है बताओ क्या चाहिए तुम्हें बदले में? तभी रुद्राक्ष बोला, अगर तुम मुझसे रूठ जाओ और मैं तुम्हें प्यार से मनाऊं तो मान जाना, क्योंकि मैं प्यार करने पे आऊँगा तो तुम्हें रूठने का मौका नहीं मिलेगा। तभी आदिजा बोली, क्यों, ऐसा क्या करोगे तुम? रुद्राक्ष बोला, थक जाओगी ना तुम, फिर तुम्हें मुझसे रूठने का समय ही कहाँ मिलेगा। तभी आदिजा बोली, रुद्राक्ष तुम भी ना। रुद्राक्ष ने इतना सुना तो वो मुस्कुरा कर आदिजा को गले लगाने लगा। रुद्राक्ष ने आदिजा के गालों पर चूमा और फिर उसके माथे पर चूमते हुए उसे प्यार से बोला। रुद्राक्ष बोला, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चिंता मत करो, तब तक तुम नहीं कहोगी तब तक तुम्हारे माथे से मेरे होंठ तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग तक नहीं पहुँचेंगे। इतना कहकर रुद्राक्ष ने आदिजा को अपने गले लगा लिया। आदिजा रुद्राक्ष की बातें सुनकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही कमरे से बाहर चले गए। आज की रात पार्टी में घमासान अनाउंसमेंट हुई थी। एक के बाद एक अनाउंसमेंट ने पूरी पार्टी का माहौल बनाकर रख दिया था। पूरी मीडिया इस रिसेप्शन पार्टी में आई हुई थी। शिवांग सिंह राठौर ने पूरी मीडिया के सामने ये अनाउंसमेंट करी थी। खैर, इस बात से जहाँ कई लोगों में हड़कंप मच गया था तो कई लोगों के दिल भी टूट गए थे। आखिर क्या ट्विस्ट आएगा कहानी में अब, और कौन कौन से नए दुश्मन आने वाले हैं, जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। कहानी यहाँ से एक ऐसा रुख लेने वाली है जिसकी कल्पना हम में से किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि अब कहानी सीधे राजस्थान जाएगी और राजस्थान जाने का मतलब है आप लोग जिस जोड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो जोड़ी एक बार फिर आप सबके सामने आने वाली है। वो जोड़ी कोई और नहीं बल्कि वेदांत और शताक्षी की है। आप लोग इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, नफरत और रंजिश के साथ पनपने वाले प्यार के लिए कितना एक्साइटेड हैं, बताना ना भूलिएगा। फिलहाल आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।